तो ये है अपना FR03 है। Yes sir, 03 and 4. एक FR0, ठीक है। क्या क्या बच रहा था अपना? अभी बच रहा था कलर कोडिंग, दूसरा बच रहा था किरचॉफ, फिर सिमेट्रिक, एक मिनट को वेट करो नहीं तो बंद हो जाएगा। सिमेट्रिक सर्किट्स, ठीक है। उसके बाद बच रहा था इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो, और लास्ट में बचेगा आरसी सर्किट। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कलर कोडिंग से। किससे? कलर कोडिंग से, ठीक है। चलो सबसे पहले टॉपिक डाल लो कलर कोडिंग। ये बहुत ही थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है ये, तो ये एडवांस में नहीं पूछेगा कभी, लेकिन जेईई मेंस में पूछ लेता। जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक क्या मतलब कि अगर हल्का क्वेश्चन बनाना है तो इसी से ही बनेगा, ठीक है। अगर आसान क्वेश्चन बनाना है तो इसी से ही बनाते हैं वो लोग। क्या होता है बता देते हैं। एक मिनट वेट करना। एक तो इसको मैं टेबल उठा के बना दे रहा हूँ, टेबल उठा के समझ जाना। कलर कोडिंग क्या होता है? जैसे कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो जो छोटे छोटे से अगर तुमने सर्किट देखे होंगे तो वहां पे लिखना पॉसिबल नहीं कि कितने ओम का है ना। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे ऐसे कलर कोडिंग बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं रेड, चार बैंड होंगे, एक रेड हो गया, ठीक है। और चौड़ा कर देंगे, और चौड़ा कर दो इसे, थिकनेस और बढ़ा दो, ठीक है। एक कोड हो गया क्या? रेड, ठीक है। दूसरा क्या कर दो? दूसरा कुछ कर दो, येलो कर दिया, ठीक है। ज्यादा हो गया यार, ठीक है, पतला कर दो। दूसरा कोड हो गया येलो, है ना। बैंड है अलग अलग, ठीक है। पहला कैसा है? पहला इज रेड, फर्स्ट इज रेड। फिर कोड क्या है अगला वाला? अगला वाला बैंड है तुम्हारा कुछ ब्लू है। क्या है? ब्लू है। उसके बाद कैसे कर दिया? सिल्वर या गोल्डन कर दिया। तो मैं गोल्डन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? गोल्डन। ये गोल्डन है सर ब्लू। हाँ क्या बेटा? क्या कह रहा हूँ? तो ये इस तरीके से उस पर बैंड बने रहते हैं, और बैंड देख के बताना पड़ता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है? ये टेबल है, इस टेबल से देखना पड़ता है। 4 बैंड होंगे ना, 4 बैंड, ठीक है। पहला बैंड बताता है डिजिट। क्या बताता है? डिजिट। फिर ये भी डिजिट मतलब नंबर। फिर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। और ये होता है टॉलरेंस। क्या होता है? टॉलरेंस। वो परसेंट में होता है। एरर होता है ना, एरर प्लस माइनस, उसी तरीके से टॉलरेंस होता है, ठीक है। जैसे रेड है, तो इसको कैसे करेंगे? इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेड है तो रेड यहाँ पे कितना दिख रहा है? रेड का नंबर बताओ कितना? रेड का नंबर 2 है ना, 2 लिख दो। फिर अगला क्या है? ऑरेंज, बताओ। ऑरेंज का कितना? 3 है ना, 3 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई 10 का पावर में रहेगा, बताओ। ब्लू मल्टीप्लायर कितना? 10 का पावर 6। और टॉलरेंस, गोल्ड का कितना टॉलरेंस है? 5% है ना, 5%। ठीक है। तो 5%, इसका 5% कितना हो जाएगा बताओ? 5/100 इंटू में 23 इंटू में 10 का पावर 6, यही होगा ना? हाँ सर। तो कितना हुआ? यही हुआ ना, 10 पावर 4। सही है। तो कितना हुआ? 23 प्लस माइनस
1.05 का होल इंटू 10⁻6 ना, यस सर। सही है आंसर। हम्म। तो इस तरीके से करते हैं कलर कोडिंग। ये पूरा याद करना पड़ता है। याद करने का तरीका क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ सर गोल्ड 115 हाँ आपने हाँ 105 15 इंटू 10⁻4 115 आएगा उधर। 15 कर लेना, सही कर लेना, कैलकुलेशन सही कर लेना। 115 आएगा। इसको याद करने का तरीका क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, है ना। ऐसे रट्टा मारने का तरीका है। खैर रट्टा मारने वाला है तो जेई एडवांस ये नहीं पूछेगा, लेकिन जेई मेंस पूछ लेता है, इसलिए करना पड़ेगा। ठीक है। सर एक बार वापस बोलोगे आप? क्या कैसे बेटा? मारना है? इसको याद कैसे करना है? अच्छा, याद करने वाला रट्टा सर वो बीबी तो रॉय, करना पड़ेगा ना, फिर कुछ क्वेश्चन आ गया तो। बीबी रॉय, इसका याद ऐसे होगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर, है ना, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर, इस तरीके से समझ गए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेयरिंग, नहीं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर, है ना। इस तरीके से रट्टा मारते हैं। लेकिन ये याद रखना कि बीबी है क्या। ये पहले आता है ब्लैक, फिर आता है ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो में तो कंफ्यूज नहीं होगे, बी में ही होगे, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर ग्रे, है ना, फिर वाइट, फिर गोल्ड सिल्वर। समझ गए? यस सर। चलो इतना नोट कर लो। चलो ये कलर कोडिंग हो गया, रट्टाफिकेशन के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कलर कोडिंग कंप्लीट। नेक्स्ट इज किरचॉफ, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। क्या है? किरचॉफ। ऑल्दो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था तुम्हें, किसमें? कैपेसिटर में पढ़ाया था ना, आया ना? यस सर। काफी कुछ पढ़ा दिया था। इसके दो लॉ होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। क्या होता है? जंक्शन लॉ। क्या होता है जंक्शन लॉ? देख लेते हैं। जंक्शन लॉ ये होता है कि अगर करंट आ रहा है I1 और करंट जा रहा है, जैसा भी कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जंक्शन लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसा बनाओगे तो क्या हो जाएगा? I1 जितना आ रहा है उतना I2 प्लस I3 जा रहा है। ऐसे बनाओगे नहीं, सारे के सारे एडअप करने हैं, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बना दो, अपने आप वैल्यू सही आ जाएगी। ठीक है। I1 I2 I3, इनमें से कोई एक जरूर निगेटिव होगा, ठीक है, इनमें से कोई एक जरूर निगेटिव होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता फिर आ रहा हो जाने रहा हो, है ना। अच्छा, करंट की एक प्रॉपर्टी ये है, जब तुम निकालोगे, तुमने अगर करंट का डायरेक्शन माना है वो माइनस साइन आ रहा है उसमें, दैट मीन अगर तुम्हें जो डायरेक्शन आगे माना है वो पीछे हो जाएगा, पीछे माना है तो आगे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जिस तरीके से हम लोग एनएलएम में करते थे, अगर एक्सेलरेशन का साइन निगेटिव आता था तो क्या करते थे? डायरेक्शन उल्टी कर देते थे। उसी तरीके से अगर तुमने करंट का डायरेक्शन जो माना है, अगर वो माइनस आ गया तो दैट मीन एक्चुअल डायरेक्शन क्या है उसकी? उल्टी। समझ में आया कि नहीं? यस सर। मतलब करंट को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें। करंट को तुमने मान लिया कि एक सर्किट में राइट में जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वैल्यू माइनस आ रहा है, दैट मीन वो राइट में नहीं जा रहा, वो लेफ्ट में जा रहा है। ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? सेकेंड, लूप लॉ। लूप लॉ या इसको केवीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किस पे है? ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। पूरे लूप में चलोगे तो नेट वर्क डन 0 होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। देखो कैसे होगा ये ऐसे होगा कि ये बैटरी है, ये रजिस्टर है R1, एक और रजिस्टर है R2, सामने एक और ऐसी बैटरी है, ऐसी इस तरीके से है। अब भाई बैटरी से सीरीज में तो सेम ही करंट जाएगा ना, आई करंट सब में फ्लो करेगा इस तरीके से, हाँ या ना?
इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो ऑब्वियसली V1 को बड़ा होना पड़ेगा ताकि V2 को ओवरकम कर ले। तो क्या करेंगे 1 2 3 4, तो ये पूरे लूप में चलेंगे तो क्या होगा 1 से 2 के तो पहले कौन सा टर्म में मिला माइनस, तो माइनस V1 लिख दिया। फिर करंट की डायरेक्शन में प्लस चलेंगे IR1, फिर IR2, फिर यहाँ पे 3 से 4 आया 3 से 4, तो 3 4 कौन सा टर्म में पहले मिला प्लस वाला ना, तो प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई किसकी, इस लूप की, 1 2 3 4 1 लूप की। समझ में आएगी नहीं? स्कूल की बुक्स में उल्टा लिखा रहेगा, वहां क्या लिखा रहेगा V1 माइनस IR1 माइनस IR2 और माइनस V2 इज इक्वल टू 0। तो बात तो एक ही है ना, इस पूरे इक्वेशन को अगर राइट में लेके जाऊंगा मैं तब भी वैल्यू वही आएगी ना, आया ना, साइन उल्टे हो जाएंगे। यस सर। है ना। तो फर्स्ट इज जंक्शन लॉ, सेकंड इज लूप लॉ, ठीक है, नोट कर लो। अब ये इसके लिए हम कैसे इसमें यूज करेंगे वो देख लो, एप्लीकेशन। अब इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अच्छा, किरचॉफ का जो लॉ है, किरचॉफ का जो लॉ है वो हर जगह वैलिड है, चाहे तुम AC में हो चाहे DC में हो, सब में वैलिड है। अच्छा, बता सकते हो कि एक थे टेस्ला और एक थे एडिशन, दोनों में से DC पे काम ज्यादा कौन करता था और AC पे कौन ज्यादा करता था? DC पर एडिशन और टेस्ला। एक्चुअल में क्या था, DC में ज्यादा कुछ होता नहीं, जो तुम पढ़ रहे हो दैट इज DC, डायरेक्ट करंट, है ना। बहुत सिंपल सा आता है, क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद बड़े आसानी से पता लगेगा कुछ नहीं होता, करंट डायरेक्ट फ्लो करता है। तो टेस्ला DC पे काम करके जा चुके थे और AC फिर उन्होंने मूव किया कि DC में ज़्यादा कोई थ्योरी है नहीं, AC की थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो टेस्ला ने AC का थ्योरी बहुत डिटेल में दिया और जो तुम्हारे एडिशन थे इन्होंने DC का ऑपरेशन किया है। अब जो भी बोलो से कॉपी किया जो भी किया, लेकिन जो हिस्ट्री में लिखा है वो तो यही मानना पड़ेगा कि DC पे एडिशन ने ज़्यादा काम किया और AC पे टेस्ला ने। लेकिन एक्चुअल में क्या, टेस्ला ने दोनों पे काम किया, है ना। जो थ्योरी उनकी भी थी बस उनको पब्लिश नहीं किया जाता। खैर, जो किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ AC DC दोनों पे एप्लीकेबल है बराबर से, है ना, क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जो कि हमारे फंडामेंटल लॉज हैं। फंडामेंटल लॉ तुमने पढ़े होंगे, 4 फंडामेंटल लॉ होते हैं। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, तीन हो गई है, और चौथा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक बैटरी है, एक और बैटरी है, तुमने कोई बैटरी नहीं पढ़ाया ना मैंने, क्यों बेटा? नो सर। अरे यार, तो फिर नो सर। ऑर्डर गड़बड़ हो गया। खैर, वैसे फर्क नहीं पड़ता बैटरी से, अभी आगे पढ़ा दूंगा मैं बैटरी, है ना। बैटरी तो पहले पढ़ाना था। खैर, मिक्स नहीं होगा टॉपिक। कलर कोडिंग के बाद किरचॉफ, अच्छा बैटरी रह गया है, कलर कोडिंग आ गया ना, उसमें बैटरी का ऑप्शन रह गया। खैर, हल्का सा ये मैक्सिमम पावर थ्योरम ये सब है, लेकिन किरचॉफ से पहले पढ़ लेना चाहिए था उसे। खैर, अब स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसका यूज़ ऐसा नहीं कि वो इसका यूज़ यहाँ पे आएगा कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन ये याद रखो कि बैटरी से जो है, हर एक बैटरी से करंट निकालें, है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे सपोज ये है, ये बैटरी है, मैं लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, ये V1 वोल्टेज की है, ये V2 वोल्टेज की है, ये V3 की है, ये रेजिस्टेंस कितना है R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो देखो किरचॉफ कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, किरचॉफ कैसे अप्लाई करेंगे, देखो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे कम वेरिएबल मानो। तो देखो हर बैटरी से एक करंट निकालो, मतलब जरूरी नहीं है हर से, ये I1 यहाँ से निकाल दिया I1, ठीक है, यहाँ से निकालो तुम I2। तो ये बताओ, इससे अगर I2 चला गया तो यहाँ बचा कितना, I1 माइनस I2। सीधे जंक्शन लॉ यहाँ लगा दिया, हाँ या ना, बताओ। सीधे जंक्शन लॉ लग गया भाई। I1 में से I2 अगर इधर चला गया तो बचा कितना, I1 माइनस I2 बचा ना, हाँ या ना। यस सर। इधर से निकला I3,
तो ये बताओ, इधर से आ रहा है I1 माइनस I2, इधर से आ रहा है I3, तो दोनों यहाँ एड अप होगा तो कितना बना, I1 माइनस I2 प्लस I3, यही बचा ना। बैटरी जितना करंट देती है उतना वापस ले लेती है, याद रखना। बैटरी जितना चार्ज लेती है, जितना चार्ज सर्किट को देती है प्लस से, उतना वापस ले लेती है, ये कराया था ना। अब क्या होगा, I1 वापस चला जाएगा यहाँ, और माइनस I2 का मतलब है माइनस I2 ऊपर जाए या प्लस I2 नीचे आए, बात एक ही है, सही है कि नहीं, बोलो। नहीं समझा? यस I3 चला गया राइट में, समझा। I1 चला गया नीचे, और माइनस I2 चला गया ऊपर। माइनस I2 ऊपर गया या I2 नीचे आया, तो बात तो एक ही है ना। यस सर। समझ गए? अब इसमें लूप बनाओ, A B सर मुझे नहीं समझा। C D E F। क्या नहीं समझा? सर करंट वाला जो आपने किया ना लास्ट में, नहीं समझा। I1 I2 वाला, हाँ बाकी ऊपर वाले तो समझ में आ गया ना। हाँ, ऊपर वाला समझ गया। C से F जो आया सुपर पोजिशन हो गया, दोनों मिल गए। I3 राइट में चला गया, FE में चला गया, I1 चला गया FA में। अब माइनस I2 जाएगा किसमें, FB में। माइनस I2 FB में जाए, माइनस I2 FB में जाए, या प्लस I2 B2F जाए, बात तो एक ही है ना। समझ गए? वही लिखा है, ठीक है। अब बताओ लूप बनाओ। अब इसमें लूप्स कितने बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, कितने सारे बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, बड़ा वाला, जितने चाहो उतने बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन की तो रिक्वायरमेंट है ना, तो उतने इक्वेशन बना लो। इक्वेशन ए बी, पहला लूप कौन सा चला दे, बताओ, तुम बताओ, वही चलाए, ए बी एफ ए, बताओ सही है, बोलो। यस ए बी एफ ए से बी गए, तो पहला टर्मिनल का कौन सा पोर्शन दिखा मुझे, माइनस वाला दिखा, पहले माइनस वाला दिखा है ना, तो माइनस V1 सही है। फिर बी से एफ गए, बी से एफ, तो बी से एफ क्या हो जाएगा, माइनस V2। फिर करंट के डायरेक्शन में प्लस ले लेंगे, I2 R2 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारा सीधे जो है, सीधे I2 का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ गए? यस। अब कौन से लूप में चले, B C F B A, B C F B, अच्छा तो क्या वही B C F B, ठीक है, B C F B। बताओ इसमें क्या होगा, B से C गए, बताओ कौन सा करंट है, I1 माइनस I2। I1 इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं अभी सिर्फ, I1 माइनस I2 इंटू में क्या करेंगे, R1, हाँ या ना, सही है। यस फिर C से F गए, C से F, तो बताओ I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू में R4, सही है। अब F से B गए, F से B, तो बताओ करंट की उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, I2 इंटू में R2, हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो। यस फिर तुम्हारा V2 का एक बार ये पॉजिटिव, I2 वाला दिखा दो क्या बेटा, ड्राइंग में, सही ड्राइंग में I2 वाला दिखाओ ना एक बार। I2 वाला क्या क्या सर बोला, ये क्या ड्राइंग में I2 जस्ट आ रहा है, वो जरा एक बार दिखा दो ना। इसमें कहाँ I2 कहाँ जा रहा है, मैं समझ नहीं पा ऊपर रहा क्या साइड क्या, में एक एक मिनट रुको, पहले मुझे बोल रहे तो फिर तुम बोलो, कहाँ पे क्या चाह रहे हो, I2 कहाँ जा रहा है, ये नहीं सर, वो नहीं, मैं बोल रहा था ना सर, ये I2 ऊपर, हाँ सर वो मिला मेरे को, वो सर I2 मेरे को दिख नहीं रहा था, तो वही पूछ रहा था, दिख गया अभी। तो I2 भाई नीचे है ना, माइनस I2 ऊपर है, I2 तो नीचे ही है, ठीक है। यस प्लस सर। V2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, हाँ या ना, ठीक है। हाँ अगला लूप क्या बनाना चाहोगे, बताओ अगला लूप कौन सा बनाना चाहोगे, C D E F C, ये बनाना चाहोगे, बताओ,
C से D का करंट की उल्टी डायरेक्शन में, तो I3 R3 सही है कि नहीं? बोलो। यस सर। फिर V3 का प्लस टर्मिनल हमने पहले देखा तो प्लस में लिख दिया। फिर E से F कुछ है ही नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है। F से C का तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 माइनस I2 प्लस I3 इंटू में R4 इज इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो नोट कर लो, नोट कर लो इसे। समझ में आया? एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कैसे किया जाता है इसे। ठीक है, जैसे एक बैटरी ले ली इधर 10 वोल्ट की। अच्छा, किरचॉफ से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं ना। इसको ले लिया 6 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये लगा दिया। ये भी 10, ये 10 की मतलब 20 वोल्ट की ले लो, है ना, वरना सिमेट्रिक बन जाएगा बिल्कुल, है ना। ठीक है, सुपर पोजिशन से आराम से कर सकते थे। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको? यहाँ से I1 करंट निकाल दो, इस बैटरी से I2 निकाल दो। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। सही है? हाँ सर। दोनों मिलके यहाँ क्या बन जाएंगे, I1 प्लस I2 बन जाएंगे। सही है? तो इसमें A B C D E F ऐसे बना। तो बताओ पहले हम लोग क्या करें, पहले बड़ा वाला लूप चला दो, सबसे बड़ा वाला A सर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर हो गया क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने करंट डिस्ट्रीब्यूट किया वो इधर इधर इतना ही करना था। बस इतना ही है। और क्या, बैटरी से I1 निकला, इधर से I2 निकला, दोनों मिलके एड अप हो गए, अपने अपने रास्ते वापस चले गए। हाँ सर ठीक है। समझ गए? अब बड़ा वाला लूप चलाओ, A B D E A, ये लूप चलाओ। तो बताओ A से B का तो क्या मिला, 10 वोल्ट माइनस का ना। हाँ। फिर क्या मिला, 2I1 उसी के डायरेक्शन में। 2I1 फिर I2 के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस 2I2 माइनस 2I2 फिर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यस सर। तो क्या इक्वेशन बनी बताओ? इक्वेशन क्या बनी, 2I1 plus 2I2 is is equal equal to to I2 minus I1। ये पहली इक्वेशन बन गई, हाँ या ना? कोई डाउट तो बताओ, कोई डाउट नहीं है सर अभी। अब कोई भी लूप ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई भी छोटा सा लूप ले लो, कौन किसको लेना चाहोगे? दूसरा लूप ले लो तुम, A E F C F A, सही है? ठीक है सर C D E F से भी कर सकते थे ना। C D, हाँ वो ले, कौन तुम बताओ कौन सा लेना, वो ले ले। सर C D E F क्योंकि थोड़ा छोटा है ना, तो छोटा नहीं, बराबर ही है। C D E F C ना। तो गया उधर तो क्या हुआ, -2 इंटू में I2 है कि नहीं? हाँ सर। फिर अगला +20, फिर -I1 माइनस I1 इंटू में 6 इज इक्वल टू 0। तो कितना बना देखो, -6I1 -8I2 इज इक्वल टू -20। तो कितना हुआ, 6I1 plus 8I2 equal to 20 3I1 plus +4I2 equal to 10 इज इक्वल टू 10। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। यहाँ से सॉल्व कर लोगे, दो इक्वेशन, दो अननोन, या नहीं? कर लेंगे। हो जाएगा ना? हाँ सर। ये है किरचॉफ। समझ गए? बहुत आसान होता है किरचॉफ में, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लूप में कैसे चलते हैं और जंक्शन लॉ कैसे होता है ये देखना होता है। क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट इज बैटरी। आगे देखेंगे हम लोग बैटरी क्या होती है। जैसे बैटरी पहले पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन कुछ इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ कि बैटरी का कोई जिक्र होता नहीं है उसमें खास, किरचॉफ में, है ना। तो भाई देखो, बैटरी क्या होती है भाई, अपने हिसाब से डेफिनेशन बताओ कुछ, क्या होता है
व्हाट इज द बैटरी, बताओ, कोई बताएगा? बोलो होंगे बच्चों। Which helps in flowing the charge or current. बैटरी इज सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ना, Yes, sir. कॉम्बिनेशन ऑफ cells, या it is an arrangement of electrode which maintains some potential, है ना, समझ में आएगी नहीं? तो बैटरी एक ऐसा अरेंजमेंट है, बैटरी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका सिर्फ एक ही काम है, टू मेंटेन, पर्पस क्या है, पर्पस चार्ज देना लेना पर्पस नहीं है, पोटेंशियल मेंटेन करना पर्पस है, पर्पस टू मेंटेन पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए वो चार्ज ले भी सकती है, चार्ज दे भी सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है बैटरी, हमेशा याद रखना, ये इसका प्लस टर्मिनल होता है, ये माइनस है ना, इनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स, क्या बोलते हैं, Terminals. ठीक है, प्लस एंड माइनस, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? तो ये बैटरी होती है, बैटरी का साइन होता है, ये डीसी वाली, डीसी बैटरी है ना, डीसी की बैटरी है, ठीक है। अच्छा, एसी की कोई बैटरी नहीं होगी, एसी सोर्स होता है, सोर्स, ठीक है, एसी सोर्स होता है, डीसी की बैटरी होती है, ठीक है, डीसी बैटरी इस तरीके से दिखाते हैं, डीसी को ऐसे दिखाते हैं और एसी को ऐसे वेव बना के दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज डीसी एंड दिस इज एसी, आगे पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। तो ये बैटरी है, बैटरी भी दो टाइप की होती है, बैटरी भी दो टाइप की होती है, एक होती है आइडियल बैटरी, जो कि होती ही नहीं, आइडियल तो कोई चीज होती नहीं ना, है कि नहीं भाई, आइडियल बिहेवियर तो ये है कि तुम अभी गए बढ़िया, जैसे लेक्चर खत्म हुआ तुरंत पढ़ने लग गए, सोते तक पढ़ते ही रहे, लेकिन ये आइडियल बिहेवियर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता ना, है कि Yes, नहीं? sir. तो आइडियल चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आइडियल बैटरी वो बैटरी है जो कभी डिस्चार्ज नहीं होती है, नेवर डिस्चार्ज, नेवर डिस्चार्ज। ऐसा होता है क्या भाई, हमने तो आता है ऐसा कोई सेल नहीं देखा जो रिमोट में डालो एक बार वो हमेशा रिमोट चलता रहे, डिस्चार्ज होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये डिस्चार्ज Yes, sir. होती है रियल वाली, इसका कोई भी नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इज इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है। अब मुझे बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आएगा भाई, बैटरी बनेगी तो किसी ना किसी मटेरियल से ना भाई, कॉपर यूज करोगे, किसी ना किसी का तो प्लेट बनाओगे ना आप, तो जो भी मटेरियल यू आर यूटिलाइजिंग उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। अब उसकी वजह से क्या आ जाता है बैटरी पे, इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये फर्क होता है, ये फर्क होता है रियल और आइडियल बैटरी में, और ज्यादा डिटेल में हमें देखने की जरूरत नहीं, बस डिफरेंस देखना, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बैटरी देखेंगे वो मिक्स रहेगी, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा लेकिन टाइम के साथ वो डिके नहीं करेगी, मतलब डिस्चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो इतना लिख लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। पहले से नोट कर लें, चलो अगला है ईएमएफ, वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, किसी भी बैटरी को बनाते टाइम हम दिखा देते हैं कि जो भी इसमें बनाने में तुम्हें रेजिस्टेंस आया हो, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ में आया कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डिजायर्ड तो नहीं था लेकिन अपने आप आ जाता है, ये डिजायर्ड तो नहीं था लेकिन बनाते टाइम आ जाता है, मतलब कि ये है हम चाहते नहीं थे कि इसमें रेजिस्टेंस आए, लेकिन भाई किसी ना किसी मटेरियल से वी आर मेकिंग द बैटरी, है ना, तो वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है
बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मटेरियल। अब जो इन टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ, उसको ई से डिनोट करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है? दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स। ये जो दो टर्मिनल बनाए हैं, ये जो टर्मिनल बनाए ना ए और बी, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं ईएमएफ। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यस सर। पूरा अरेंजमेंट ये होता है बैटरी। समझ में आया कि नहीं? तो अगर कोई बैटरी की बात करेगा तो बैटरी सिर्फ ये नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ये जो पूरा सेटअप है, दिस इज कॉल्ड बैटरी। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब इसके अक्रॉस क्या बेटा? यस सर। अब बैटरी ये तुम्हारा मिल गया है ना। अब इसके अक्रॉस, इस पूरे बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं वोल्टेज, जो यूजेबल पोटेंशियल होता है। वोल्टेज क्या है? यूजेबल, मतलब कि जिसको यूज कर सकते हो, यूजेबल पोटेंशियल। कुछ तो पोटेंशियल खा जाएगी तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस जब करंट सप्लाई करेगी, डिस्चार्ज होगी तब। बाकी जो टोटल बैटरी जो तुम जिससे कनेक्शन करते हो, है ना, जैसे सेल देखा तुमने, कोई सेल है इस तरीके से, तो सेल में क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसके अक्रॉस जो अवेलेबल पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल। कितने वोल्ट की तुम सेल डाल रहे हो, वो वोल्ट हो गया है ना। अब बैटरी के अंदर क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रोड, ये ईएमएफ हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, वो उसका पार्ट है, खुद का पार्ट है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? तो वोल्टेज क्या है? अवेलेबल पोटेंशियल जो कि तुम यूज कर सकते हो किसी सर्किट के अक्रॉस। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। इसको नोट कर पे आ जाएगा, यहीं पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग आ जाएगा, मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ, है ना, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं लाइन खींच के बता देता हूँ क्या होती है चार्जिंग, क्या होती है डिस्चार्जिंग। देखो ध्यान से। पहला होता है भाई, सेल का तो एक ही काम होता है ना, डिस्चार्ज होना, है ना भाई। यूज तो उसके लिए करते हैं ना कि ये इससे हम कोई ना कोई इक्विपमेंट चलाएंगे अपना, है ना। तो जब सेल डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है? देखो ऐसा, इस तरीके से। तो इसके क्रॉस ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। तो जब डिस्चार्ज होगा तो इससे करंट निकलेगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसके क्रॉस जो अवेलेबल वोल्टेज होगा वो कितना होगा? V इक्वल्स टू, किरचॉफ लगाओगे जब, E माइनस आई आर आता है, E माइनस आई आर। ये डिस्चार्जिंग वाला केस है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज इज लेस देन ईएमएफ। समझ में आएगा नहीं? यस सर। अब अगला आता है चार्जिंग वाला। तो भाई एक चीज याद रखना, किसी चीज को आप चार्ज तभी कर सकते हो जब उससे ज्यादा पोटेंशियल उसके अक्रॉस लगा दोगे, तब। ऐसे करंट ऐसे जा रहा है आई, है ना। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V। तो वोल्टेज V कितना? V इज इक्वल टू, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? इसका ईएमएफ E प्लस आई आर, है ना, E प्लस। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? यस सर। तो कोई पूछे क्या वोल्टेज हमेशा होता है ईएमएफ से छोटा? नहीं, इस केस में वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। चार्जिंग के केस में पोटेंशियल जो होता है उसके अक्रॉस वो उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी बैटरी चार्ज होगी। क्लियर है? समझ गए? यस सर। अब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, अब बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे। नाउ वी विल कनेक्ट द बैटरी। हम बैटरी को अलग अलग कनेक्ट करेंगे। कि पहला तो होगा बैटरी को सीरीज में करेंगे, ठीक है। बैटरी कनेक्शन आएगा, बैटरी कनेक्शन। रिमोट पे बैटरी डाली है? यस यस सर। डालिए सर। फर्स्ट सीरीज। तो ये बताओ, रिमोट में जब बैटरी डालते हैं तो सही तरीका क्या होता है? अगर बैक टू बैक अगर बैटरी डालनी है, एक के पीछे एक, है ना,
तो शायद देखा होगा तुमने, ऐसे डालते हैं कि ये प्लस टर्मिनल अगर ऐसा है और ये माइनस ऐसा है, तो अगले वाले सेल का माइनस लगाते हैं इधर, उधर प्लस। यही होता है ना? यस सर। क्योंकि सही तरीका ये इसलिए है क्योंकि टर्मिनल ऐसे ही होना चाहिए। चलो बात और है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R1 होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R2 होगा, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें पता है कि इनके EMF ऐड अप हो जाएंगे, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा नया वाला E नेट। हाँ या ना? समझ गए? लेकिन R नेट तो हमेशा ऐड ही होगा, ये याद रखना। R नेट सीरीज में तो R1 प्लस R2 होगा, ठीक है? तो ये तुम्हें बचपन से पता है कि हाँ सेल ऐसे लगा जाता है, लेकिन खैर हम जनरल किसी के लिए भी देखेंगे। तो अगर बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, ये E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 ले लो, ये R2 रेजिस्टेंस, ये ऐसा ले लो E2, और ये R3 E3, ठीक है? अगर हम इसका, हमें क्या करना है, एक ऐसा बैटरी बनाना है इस तरीके से, इसका कुछ R नेट बनाना है यहाँ पे, और ये E नेट। तो बताओ कैसे आएगा E नेट? कैसे आएगा E नेट? व्हाट विल बी E नेट? जो जो इस पोजीशन में हो उन सबको प्लस ले लो, जो जो इस पोजीशन में है उन सबको प्लस ले लो। तो E1 इसी पोजीशन में है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? E2 उल्टा है तो E2 को माइनस ले लो, E3 उसी पोजीशन में, उसको प्लस ले लो। R नेट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ गया तुम्हारा इस तरीके से। R नेट को माइनस मत करना, और रेजिस्टेंस हमेशा ऐड अप ही होता है, समझे कि नहीं? अरे ई नेट रेजिस्टेंस में क्यों नहीं किया EMF, हाँ रेजिस्टेंस में क्यों नहीं किया है अपन ने? बेटा रेजिस्टेंस तो हमेशा ऐड अप ही होगा ना, वो थोड़ी ना कैंसिल होता है। अच्छा सॉरी, सीरीज में। हाँ सीरीज में है ना? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा एक और चीज है, अगर तुमने जो ईनेट माना है वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है तुमने जो बनाया है वो उल्टा कर दो उसको, ठीक है? उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, ठीक है? ई नेट मतलब हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब सपोज तुमने कैलकुलेट किया, वो आया माइनस, ये ऐसा बनाया और लिख दिया -5 वोल्ट, इसका मतलब उसका करेक्ट वर्जन ये है, सीधा ऐसे कर दो +5। अच्छा है कि नहीं? हाँ। नोट कर लो इसे। चलो नेक्स्ट, पैरेलल। पैरेलल पैरेलल बैटरी क्या होगी देखो। अब बैटरीज को पैरेलल लगाएंगे, रिमोट में पैरेलल डालने का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है? लेकिन चलो वो अभी ऐसे समझ नहीं आएगा वो किस तरीके से डालते हैं। कभी देखा पैरेलल किस तरीके से पड़ता है? 2 सेल्स पड़ते हैं, जैसे ये हो गया E1 R1, और ये ऐसे लिख लिया E2, E2 R2 E3 R3, ऐसे हैं सब, ठीक है? अब इनको मुझे कन्वर्ट करना है एक ई नेट में। किस में कन्वर्ट करना है? एक ई नेट में कन्वर्ट करना है, ऐसे ई नेट या आर नेट, ठीक है? तो कैसे होगा इसको? इसका करने का सीधे फॉर्मूला किरचॉफ से आता है, ऑल्दो किरचॉफ से ही आता है, लेकिन कैसे करेंगे इसे? ई नेट इज इक्वल्स टू जो जो इस पोलैरिटी में उन सब बैटरी को प्लस लेना, तो ये सभी इसी पोलैरिटी में ही है, E3 R3। नीचे सारे के सारे प्लस ही रहते हैं, रेजिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं करना। और R नेट कितना आएगा? 1/R नेट। पैरेलल में सारे के सारे कैसे आएंगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा ना? हाँ या ना? समझ गए? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो ये फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है? एक और इसका मुझे जनरल केस बता दो ताकि तुम्हें याद रहे कि अच्छा ये ऐसे निकलता है। जैसे अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ इस तरीके से, ये R1 है, ये E1 है, इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी, E2 R2, इसको ऐसे ले लिया,
R3 E3 इस तरीके से, और किसमें कन्वर्ट कर दिया, R नेट और E नेट, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, सर E1 by R1 minus E2 by R2 plus E3 by R3. E नेट आएगा E1 by R1 माइनस E2 by R2 प्लस E3 by R3 अपॉन का 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, वही रहेगा, ठीक है। बस E में जहाँ जहाँ है वहाँ माइनस कर देना और R नेट निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, R नेट वही आएगा 1 by R नेट इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, सही है, क्लियर है, किसी को डाउट, चलो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये थ्योरम बहुत सिंपल है, बोर्ड लेवल का रहता है। इसमें क्या रहता है, अच्छा एक चीज याद रखना, अदर देन लोड रेजिस्टेंस एवरीथिंग इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये याद रखना। अगर लोड रेजिस्टेंस ऐसा है, सिर्फ बैटरी का ही रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। सपोज आपके घर में वायरिंग है, तो वायरिंग क्या डिजायर्ड रेजिस्टेंस है, क्या वो होना चाहिए था, नहीं ना, वो तो वायरिंग जरूरत है, इसलिए उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा ना। तो बैटरी के साथ साथ हर वो चीज इंटरनल रेजिस्टेंस है जो लोड के अलावा है, समझ आएगी नहीं। जैसे अगर आपको टेलीविजन चलाना है तो हमारा एक्चुअल में रजिस्टर कौन है, वहां पे टेलीविजन है, उसके अलावा उस टेलीविजन को चलाने के लिए जो प्लांट से, पावर प्लांट से जो है तुम्हारी लाइट आ रही है, सारा का सारा जितना घर में और रेजिस्टेंस वो सब कुछ किसमें काउंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में याद रखना, अदर देन लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस एवरीथिंग इज, ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए जो मैंने बताया अभी, नहीं सर, नहीं समझा भाई। वो हर एक चीज जो कि डिजायर्ड नहीं थी वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे अगर तुमने कोई सर्किट बनाया तो उसमें अगर जो वायर यूज करे, लोड के अलावा जो भी रजिस्टर है वो डिजायर्ड नहीं है ना, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट होगा। क्लियर हो कि नहीं? हाँ। सर जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सब इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब क्या क्या मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो सब इंटरनल बिल्कुल, जैसे अगर मान लेते हैं एक सर्किट में वायर हो गया, बैटरी का रेजिस्टेंस हो गया, लोड रेजिस्टर के अलावा जितने होंगे सब इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई करंट जा रहा है, तो बताओ पावर RL के क्रॉस पावर कितना होगा, वो होगा I स्क्वायर RL, हाँ या ना? यस सर। व्हाट विल बी I कितना होगा, V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, सही है कि नहीं? सही है। तो इसको तुम क्या लिख दोगे, RL लिख लेना, V स्क्वायर RL प्लस R का स्क्वायर इंटू में RL, यही तो होगा। अब ये बताओ मुझे, तुम्हारे घर में वायरिंग को तुम चेंज कर सकते हो या टेलीविजन जो लगा रहे हो उसको चेंज कर सकते हो? किसको चेंज करना आसान है, जो लोड है। भाई टेलीविजन को चेंज कर सकते हो ना, कि भाई LED लगाएंगे कि CRT लगाएंगे, है ना। इसलिए यू कैन ओनली चेंज द लोड। एक बार घर में वायरिंग बिछ गई, ना ही तुम इंटरनल रेजिस्टेंस को वायरिंग उखाड़ने थोड़ा लग जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब तुम्हें ये चेक करना है कि RL का वैल्यू क्या रखें कि RL के अक्रॉस पावर मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए पावर अक्रॉस RL को मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम लगा देंगे, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, पावर अक्रॉस RL डिफरेंशिएट बाय DRL, है ना। अच्छा वेरी RL को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और इंटरवल को तो वेरी कर ही सकते हैं ना। इसको डिफरेंशिएट कर देना, RL अपॉन में RL प्लस R का स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 कर देना। डबल डिफरेंशिएशन चेक करके पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा ही आता है, और यहाँ से ये निकल के आता है
कि RL जब R के बराबर आता है तभी मैक्सिमम पावर आ सकती है लोड के अक्रॉस, है ना। तो तुम्हारा सर्किट का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोड रेजिस्टेंस के अलावा जो बाकी रेजिस्टेंस न्यूट्रल रेजिस्टेंस है वो उसके बराबर जब होगा तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा लोड रेजिस्टेंस पर। क्लियर है? यस सर। ये डीसी के लिए है, डीसी के लिए। समझ गए? यस सर। सर ऐसे ही एचपी के लिए भी होता है क्या बेटा? नहीं आया? मैक्सिमम पावर थ्योरम समझ में आया? यस सर। अब हमारा क्या बच रहा है इसके बाद? यस सर समझ गया। तो सीरीज पावर ये सब कुछ हो गया। अब हमारा बच रहा है सिमेट्रिक सर्किट, जो आज स्टार्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको लाइन से पढ़ाएंगे। अब हमारा बच रहा, नोट कर लो, सिमेट्रिक सर्किट जिसमें सब कुछ आ जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाएगा और अलग सब असेंबली आ जाएगी अलग तरीके से, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, WSB आ जाएगा और अदर सिमेट्रिसिटीज आ जाएंगी, है ना, सिमेट्रिसिटीज और आ जाएंगी इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या बचेगा? फिर इंस्ट्रूमेंट्स बचेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट में बचेगा आरसी सर्किट। आरसी सर्किट तो इतना हमें करना है। अगले 2 लेक्चर में पूरा थॉरली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सर करंट मुझे समझ में आ रहा होगा, जितना मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। मेरे हिसाब से अगले 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है। अब तुम्हें पैकेज से क्या क्या करके आना हो देख लो जरा, आज जो पढ़ा दिया इसके बाद।